नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगमोहन शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जगमोहन क्लासेस। आज हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2022 जो कि 12 जून 2022 के लिए होने जा रहा है, उसके लिए 100 डेज की स्ट्रेटेजी और अब हमें कौन कौन सी बुक्स पर विशेष फोकस करना चाहिए जिससे कि सिलेक्शन हमारा हो जाए। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम रास्ता है मुख्य परीक्षा तक जाने का। अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप कभी मुख्य परीक्षा नहीं दे सकते। तो जो लोग भी यूपीपीसीएस 2022 की तैयारी कर रहे हैं, यानी 12 जून 2022 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, इसके फॉर्म अभी आने वाले हैं मार्च में, सेकेंड वीक में। तो उन लोगों के लिए अब वो फोकस बिल्कुल एकदम फोकस कर लें अपने आप के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर, क्योंकि अब कैंडिडेट्स की जो संख्या है इस एग्ज़ाम में वो काफ़ी बढ़ गई है और जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से जो आईएएस या यूपीएससी में जो लोग बैठते हैं वो अब इसमें खूब बैठ रहे हैं। और यही वजह है कि अब इसमें जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगभग 120 128 जर्नल के लिए एक कट ऑफ जा रहा है निगेटिव मार्किंग होने के बाद। तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, मैं भी इसको फॉलो करता हूँ और इसी से मैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम कई बार क्वालिफाई भी कर चुका हूँ। ये स्ट्रेटेजी मैंने अपने लिए भी बनाई है, तो सोचा आपके लिए भी शायद ये हेल्पफुल रहेगी, तो मैं कुछ आपके लिए साझा करता हूँ। इसमें बुक लिस्ट भी है, जो नए लोग हैं और जो पुराने भी हैं वो एक बार ज़रूर देख लें। आशा करता हूँ कि आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं 100 डेज़ की स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आप स्ट्रेटेजी से नहीं चलेंगे तो फिर अंत में कोई सब्जेक्ट या तो छूट जाएगा और फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर बहुत ज़्यादा जा रहा है और नेगेटिव मार्किंग है। और यूपीएससी पैटर्न होने की वजह से हमारे लिए कुछ सवाल जो एसर्शन रीजन टाइप आते हैं वहाँ बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए ज़रूरी है आप सभी विषय को पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो इसके लिए मैंने 100 डेज़ की जो स्ट्रेटेजी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैं अपने लिए भी फॉलो करूँगा जैसा मैंने बताया। देखिए, आपके लिए क्या करना है। आपके लिए जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने की बनाई है। जैसे हिस्ट्री, आप एक बना लीजिए कि 20 दिन में हिस्ट्री पढ़नी है, 20 दिन में पॉलिटी, 20 दिन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 20 दिन में ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट और लास्ट के 20 दिन में आपको सिर्फ करंट पढ़ना है। हो सकता है आप थोड़ा बहुत करंट पर डे पढ़ते रहें, कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या जो भी आप कहीं से पढ़ रहे हो, मैगजीन कोई भी पढ़ रहे हो, प्रतियोगिता दर्पण है या दृष्टि आईएएस, थोड़ा बहुत उससे आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी से करंट फोकस मत हो जाइएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट फिर छूट जाएंगे आपके, क्योंकि अब 100 डेज़ का टाइम है। तो 1 से 2 घंटे आप पढ़ सकते हैं पर डे करंट अफेयर्स को। बाकी आप 5-6 घंटे कम से कम जो इस तरीके से जो पेपर है इसको एक सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए और उसके लिए पढ़िए। तो 20 डेज़ के लिए पढ़ना है सबसे। और इसी जो क्रम है इसी क्रम में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस हिस्ट्री से 20 to 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरीके से पॉलिटी से 20 to 25 क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहले कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब कम से कम पहले 10-8 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जब से इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो अब कम से कम 15 से 20 प्रश्न मान लीजिए, 20 प्रश्न मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिलते हैं। ज्योग्राफी का थोड़ा सा एरिया कम है। विशुद्ध रूप से ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होंगे, जो विशुद्ध ज्योग्राफी है एक तरीके से, जिसमें इन्वायरमेंट बिल्कुल शामिल नहीं है, वो 10-12 रहेंगे। और बाकी इन्वायरमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ज्योग्राफी में शामिल होता है। तो उसके आप मिलाएंगे कि 10 से 12 क्वेश्चन ही ज्योग्राफी के आएंगे और बाकी ईवीएस यानी इन्वायरमेंट स्टडी के होंगे। और करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर्स के अप्रॉक्स। ये एक मोटा आइडिया है, ठीक है, कि पिछले पैटर्न्स को जो 2-3 साल है उसको देखने पर पहले पैटर्न थोड़ा सा अलग था कि साइंस एंड टेक उसमें कम आता था, हिस्ट्री के क्वेश्चन और ज्योग्राफी के उसमें ज़्यादा होते थे। इसमें मैंने यहाँ पर एक चीज़ छोड़ रखी है, वो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, उसको हम करंट में शामिल करेंगे। देखिए कैसे पढ़ना है, बुक लिस्ट है उसके लिए। देखिए,
हिस्ट्री के लिए आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। इसके लिए आप 20 दिन में सारे चैप्टर्स लगा लीजिए। इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें फैक्ट जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े पढ़ते जाइए और उसमें सारे क्वेश्चन आंसर लगा लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर किसी किताब को पढ़ रहे होंगे स्पेक्ट्रम या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए या बिपिन चंद्रा, तो अब ये टाइम नहीं है और आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन पर बहुत जाना जाना है, जितनी आप प्रैक्टिस लगाएंगे उतनी ही आप अच्छे अंक लाएंगे और क्वालिफाई होने में बहुत आसानी रहेगी। जितने अधिक से अधिक क्वेश्चंस से आप रूबरू होंगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो सिर्फ घटना चक्र लगा लीजिए। इसके लिए पॉलिटी के लिए क्या कीजिए, घटना चक्र लगाइए, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपके लिए लगता है कि यहाँ परेशानी है, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन घटना चक्र में वित्त आयोग का आया तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ से पढ़ सकते हैं या लक्ष्मीकांत उठाइए और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में से उसके लिए पढ़ लीजिए वित्त आयोग के लिए। ऐसे ही निर्वाचन आयोग के बारे में आ जाए तो निर्वाचन आयोग के बारे में एक किताब उठाइए और यहाँ से पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन घटना चक्र से लगाते जाइए और जो क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो है एम लक्ष्मीकांत से पढ़ते जाइए और 1 से लेकर 10 चैप्टर तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 जो शुरुआत के चैप्टर हैं वो एम लक्ष्मीकांत के जरूर पढ़ लीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो शुरुआत के जैसे फंडामेंटल राइट्स है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और अंतर्राज्यीय जो परिषद है और केंद्र और राज्य संबंध हैं, ठीक है, इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक्निक के लिए देखिए, साइंस सिर्फ पढ़ने के लिए कई लोग लूसेंट पढ़ लेते हैं, लूसेंट जी के, लेकिन अब साइंस से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा है। जैसे जो बिटकॉइंस है या क्रिप्टो करेंसी है या 5G है, वोल्ट है, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित क्वेश्चंस की ज़्यादा संभावना है। और अभी जो वार भी चल रहा है यूक्रेन, तो थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी या इसके संबंध में भी थोड़ी जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है। जो टेक्नोलॉजी S-400 जो मिसाइल जो एयर डिफेंस सिस्टम है रसिया का, उसके बारे में इस तरीके से टेक्नोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें तो आप परीक्षा मंथन या घटना चक्र की किताब ले सकते हैं या कोई भी अन्य किताब। और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। फिर देखिए ज्योग्राफी एंड ईवीएस। देखिए ज्योग्राफी एंड ईवीएस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ महेश वर्णवाल कवर कर दीजिए, दोनों ही कवर हो जाएंगे इसमें। महेश वर्णवाल से ज्योग्राफी एंड ईवीएस NFF और APPCS के लिए कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अगर आप इसको वर्णमाला लिखा हुआ है, सॉरी ये गलत है, महेश वर्णवाल है, ठीक है। और अगर आप घटना चक्र लगाना चाहते हैं तो फिर आप ज्योग्राफी का अलग घटना चक्र लगा लीजिए 10-12-15 दिन में। और EVS का घटना चक्र जो किताब है वो थोड़ी पतली सी है, आप उसको 5-7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से लगा लीजिए। और करंट में देखिए घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र जो 20 दिन पहले करीब आ जाता है, उसके लिए किताब ले लीजिए, वो पूरी घटना चक्र लगा लीजिए। साथ में अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण का एक अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता दर्पण पब्लिकेशन हो या कोई भी और पब्लिकेशन आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो करंट बेस पे आती है और बीच बीच में उसमें कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो मिल जाते हैं। अगर आप फिर भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में तो आप मुद्रा बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, और राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और जो योजनाएं हैं उनके बारे में जो इसमें करंट में शामिल हो जाएंगी उन्हें पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा नहीं आता है। और UPPCS में आप देखेंगे पिछले पैटर्न में भी कि इकोनॉमी के सवाल बहुत कम पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं तो वो बजट या आर्थिक समीक्षा या जो आपकी योजनाएं चल रही हैं उनसे बेसिस पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कि अब आपको ये सब करना कैसे है, तो मैं थोड़ा सा बताऊं इसके साथ साथ और क्या करना है आपके लिए। ये सब पढ़ेंगे, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि सिलेबस तो आपको ध्यान में होगा ही, उस सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना भी है। अगर आप बीच में टाइम मिल रहा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, तो सिलेबस से जो कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ लीजिए। और साथ में मैं कहूँगा कि सिर्फ सिलेबस को देख लीजिए,
ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जो है किताबें मत पढ़िए, अब समय नहीं है किताबें पढ़ने के लिए। यूपीपीसीएस जो प्रीवियस ईयर्स के 30 जो पेपर्स हैं उनके लिए लगा लीजिए, ठीक है। 30 पेपर्स लगा लीजिए कम से कम, क्योंकि सॉल्यूशन सहित मिल जाएंगे। और 30 पेपर्स में आप मान के चलिए प्रत्येक पेपर्स में 30 गुणा 150 इज इक्वल टू द 4,500। तो आपको 4,500 क्वेश्चन, अगर इनको हम टॉपिक मान लें तो 4,500 टॉपिक्स। कई प्रश्न रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो अगर आप इनमें से 3-4 हज़ार टॉपिक भी आपको मिल जाते हैं और उनसे आप टच में आ जाते हैं तो मान के चलिए 30-40 प्रश्न आपको सिमिलर ही मिल जाएंगे यूपीपीसीएस में। और चूंकि पैटर्न अब आईएएस पे इन्होंने यूपीएससी पे एक तरीके से कर रखा है, तो इसके भी पिछले 30 साल के पेपर दिशा पब्लिकेशन के आते हैं, उससे लगा लीजिए। सॉल्यूशन लगा लीजिए उनके, तो कम से कम आप इन प्रश्नों को भी लगाते हैं तो मेरा मानना है जो 30 यूपीपीसीएस और 30 आईएएस के पिछले वर्षों के अगर पेपर आप सही से लगा लेते हैं तो ये मान के चलिए कम से कम 70 क्वेश्चन, मेरा अनुमान है 70 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक से 70 to 80 क्वेश्चन तक हो सकते हैं, इसी टॉपिक से जा सकते हैं, ठीक है। और आप जो किसी अच्छी कोचिंग या किसी भी बुक जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो उसके 20 प्रैक्टिस सेट्स और लगा लेंगे तो आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, देखिए कि अगर आपने, जैसा मैंने कहा, अगर यूपीपीसीएस बेस्ड आपने 30 प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो कम से कम 4,500 क्वेश्चन लगाएंगे। अगर यूपीएससी के 30 प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो प्रत्येक में 100 प्रश्न होते हैं, लगभग 3,000 प्रश्न लगा लेंगे आप। करंट अफेयर्स के प्रश्न थोड़े होते हैं, उनको छोड़ दीजिएगा। और 20 प्रैक्टिस सेट्स आपने जो अभी 20 to 30 प्रैक्टिस सेट जो अभी मार्केट में लेटेस्ट हैं, किसी कोचिंग के हो सकते हैं, किसी के हो सकते हैं, उनको लगा लीजिए। तो 2,000 से 3,000 टॉपिक। अब आप सोचिए कितने टॉपिक हो गए, 4,500, 3,000 तो 9,500, 8-9 हज़ार टॉपिक आप लगा लेंगे तो 80 से 90 क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो लोग अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं जॉब करता हूँ, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए वो घटना चक्र या वो बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए स्ट्रेटेजी ये है कि ये 30 प्रैक्टिस सेट पकड़िए, ये 30 प्रैक्टिस सेट पकड़िए और ये 20 प्रैक्टिस सेट पकड़िए। इन क्वेश्चंस को लगाते जाइए और क्वेश्चंस में जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ते जाइए और जहाँ जहाँ समस्या लग रही है उनके लिए प्रत्येक टॉपिक्स या जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि मुझे याद नहीं रहेगा, उनके लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स फाउंड कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स ऐसे फाउंड कीजिए कि आपने अगर ये 30 पेपर लगाए तो मुश्किल से 8-10 पेजों में, 10-12 पेजों में बस शॉर्ट नोट हो जाए। इसी तरीके से इसके 8-10 पेजों में शॉर्ट नोट, 20-25 पेजों में आप सबको कंक्लूड कर सकें, ठीक है। इस तरीके से करेंगे और बाद में आप रिवाइज कर लीजिए। इसी तरीके से नए 20 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए और करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए और आप लगभग सही तरीके से ये करते हैं, जो टॉपिक इसमें इंक्लूड होंगे उनको सही तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रीडिंग देखिए स्ट्रेटेजी क्या है सी सेट के लिए। देखिए हम जो है पेपर फर्स्ट पे ही लगे रहते हैं, जबकि जो पेपर फर्स्ट बेशक जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है पेपर सेकंड, लेकिन फिर भी कभी कभी अब क्या होता है पेपर सेकंड थोड़ा टफ आ जाता है। जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए फिर भी थोड़ा इजी रहता है, वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स और कंप्रेंशंस के सहारे पास हो जाते हैं, 33% नंबर ले आते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो किसी आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम पिछले यूपीपीसीएस के आए हुए 10 प्रैक्टिस सेट्स अपनी ईमानदारी से लगाकर ज़रूर जाएं। और लगाना नहीं है बल्कि आप थोड़ा एग्ज़ाम की तरीके से उनको लगा के जाएं और ये सोच के देखें कि क्या मैं 50-60% कर पा रहा हूँ। बेशक 33% लाने हो, लेकिन आप थोड़ा ये कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ मैं इसके लिए बहुत इजीली कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप सेकेंड पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए बाय द चांस तो फिर आपकी फर्स्ट पेपर की कॉपी चेक नहीं होगी। तो क्वालिफाइंग ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चूंकि अब यूपीएससी पैटर्न है तो थोड़ा टफ भी हो गया है।
तो इसलिए बिल्कुल इस तरीके में बिल्कुल ना जाएं कि मैं बिल्कुल कर दूंगा एग्ज़ाम में, पहली बार सेकंड पेपर दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल ना जाएं। और हो सके तो 10 प्रैक्टिस सेट भी लगा लें। अगर 10 प्रैक्टिस सेट्स नहीं लगाते हैं किसी स्टैंडर्ड कोचिंग या बुक के, तो कम से कम 10 जो पिछले वर्षों के पेपर आए हैं वो ज़रूर लगा लें, ठीक है, बहुत ज़रूर। नेक्स्ट देखिए, अब आपको इस सब चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। इन चीज़ों को देखिए, मैनेज करने का तरीका होता है। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हम जो है इन बुक्स को कैसे पढ़ें, ये पेपर्स को कैसे लगाएं। देखिए, इसके लिए ज़रूरी है आप कम से कम दो शिफ्टों में अपने टाइम को मैनेजमेंट करें, ठीक है। आपके पास जितना भी टाइम है, मान लीजिए किसी के पास, मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा 6 से 7 घंटे एनफ टाइम होता है। इससे ज़्यादा जो लोग कहते हैं कि पढ़ते हैं, हो सकता है 8 से 9 घंटे पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि माइंड की अपनी एक कैपेसिटी होती है। और बाद में कहने के लिए कोई भी कुछ कुछ भी कह सकता है। मैंने इससे कम टाइम पढ़ के भी क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 शिफ्ट बना लें, एक शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड। तो शिफ्ट फर्स्ट में क्या करें, 3 घंटे पढ़ लें और शिफ्ट 2 में 3 घंटे पढ़ लें। आप शिफ्ट फर्स्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, शिफ्ट 2 में क्वेश्चन लगा सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। 3 घंटे आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, 3 घंटे आप प्रैक्टिस लगाइए, या 3 घंटे प्रैक्टिस लगाइए और जो कॉन्सेप्ट बीच बीच में आते जाएँ उन्हें एक पेज पे लिख लीजिए और उनके लिए अगले 3 घंटे में किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बीच में किसी राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, आपने टॉपिक लिख लिया, ये बात थी, ठीक है, तुरंत भी अगर आपके पास टाइम है तो उसके लिए कंक्लूड कर लीजिए, देख लीजिए स्टैंडर्ड बुक से। टाइम नहीं है तो आप नेक्स्ट शिफ्ट में बस छोटे छोटे पॉइंट बनाते जाइए और बाद में उनके लिए देख लीजिए। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स वो गेट है, वो दरवाज़ा है जिसके द्वारा ही आप नेक्स्ट गेट की तरफ जा सकते हैं। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और एक बात ध्यान रखिए, प्रीलिम्स का ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि प्रीलिम्स का जो रिजल्ट होता है वो 1% के आसपास ही जाता है, 1-2% मुश्किल से जाता है। और उसके बाद आप मेंस के लिए देखेंगे, वहाँ थोड़ा अच्छा रिजल्ट रहता है, क्योंकि फिर वहाँ ठीक ठाक, वहाँ सिर्फ राइटिंग स्किल की बस आपको डेवलप करना है, वहाँ इतना टफ पेपर नहीं होता है। आप पिछले 10-12 साल के क्वेश्चन लगा लीजिए, मुख्य परीक्षा के लिए, विजन आईएएस के लिए जो मैथ्स 365 आती है उसको लगा जाइए, बस इतना कर लेंगे, फिर भी वहाँ आपका काम चल जाएगा। बस आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए वहाँ पर। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नेचर का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, 5 लाख लोग इसमें बैठते हैं, 5-6 लाख लोग कम से कम अप्लाई करते हैं, 3-4 लाख लोग तो देते ही हैं एग्ज़ाम। और यूपीएससी पैटर्न है और नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन है और सिलेक्शन कम होता है। इसलिए जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अब इस पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे आ जाइए। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तभी आप सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।